स्टार्ट कर रहा हूँ यार BCK का चैप्टर नंबर 2 से। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, कि बाद में कभी आपको सुननी हुई ना तो काम आ जाएगा। स्टार्ट करो बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ। एक चीज़ बता रहा हूँ, कभी भी ऑब्जेक्टिव में ना जनरल चीज़ें नहीं आती हैं। जनरल चीज़ें कभी नहीं आएंगी, जैसे इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब जो पॉइंट सिमिलर टाइप के होते हैं ना, कि आप ऐसा भी लिख सकते हो ऐसा लिख सकते हो, वो पॉइंट नहीं आते हैं। हमेशा ऑब्जेक्टिव में वो पॉइंट आएंगे जो बिल्कुल स्पेसिफिक होंगे। इस चीज़ें कितने टाइप्स होते हैं, मतलब जो चीज़ बिल्कुल स्पेसिफिक होगी वो चीज़ें आती है। कॉमन पॉइंट है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। अब हर एक इंसान अपने अपने दर से इसको लिख सकता है कि क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, ये होता है, तो वर्ड चेंज कर सकता है ना। तो वही तुमसे ये बात पूछेगा ही नहीं कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। जो चीज़ बिल्कुल स्पेसिफिक होगी वही आ सकती है। जनरल चीज़ें कभी भी एग्जाम में इसके अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑन दिस नोट, बिजनेस एनवायरनमेंट। जितना बोल रहा हूँ बस उसको अच्छे से टिक कर लेना। अच्छा, क्या फीलिंग आती है? अच्छा देखो, अब ये मैं पहले की डेफिनेशन को टिक नहीं मारूंगा, बस मैं ये टिक करूंगा बॉक्स, क्योंकि ये पूछ सकता है कि इस ऑथर ने क्या कहा है। आई नो ये भी नहीं आएगा, पर स्टिल एक बार को ये पूछ सकता है कि ये चार्ल्स डार्विन ने कहा, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, पर जो अपने आप को चेंज कर सकता है। अच्छा, अब क्या आपको पूरा याद करना है? कुछ कुछ वर्ड याद कर लिए, कुछ कुछ वर्ड की जहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज आएगा, तो इस ऑथर का नाम याद करना है, चार्ल्स डार्विन। इसका सेंस क्या है? इसका कहना ये है कि अगर कोई इंसान बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है वो ही सर्वाइव करेगा, ऐसा नहीं है। जो इंसान खुद को चेंज कर पाएगा एनवायरनमेंट के चेंज के हिसाब से, वो ही लॉन्ग टाइम तक अपने आप को मतलब अपने आप को अच्छे से कर पाएगा। तो पूरी डेफिनेशन नहीं करनी होती यार, बस मैं अगली बार जब आपसे ओरल टेस्ट दूंगा ना, 2-3 वर्ड बोल देना कि सर इसका मतलब ये होता है, हेंस आंसर ये होगा। पक्का? नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। पहले पेज से कुछ भी नहीं आ सकता। मैं फर्जी का रीड करने जाऊँ उससे कुछ नहीं होगा आपको। स्ट्रेट अवे, व्हाट डू यू मीन बाय, मैं पेज 2.3 पे हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या होता है आपके हिसाब से? व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट? बाहर के सारे फोर्सेस। अगर मैं कपड़ों वाले काम में हूँ तो बाहर के जितने फैक्टर्स हैं, बाहर क्या चेंज आ रहा है, मेरे कॉम्पिटिटर्स कैसे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की क्या 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 पॉलिसीज वगैरह हैं, तो फर्स्ट लाइन टिक करना है इसकी। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब सारे एक्सटर्नल फोर्सेस, सारे फैक्टर्स, सारी कंडीशन जिसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है अब हमारे बिजनेस डिसीजंस के ऊपर, स्ट्रेटजीज के ऊपर, एन एक्शन टेकन बाय द फर्म। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? सारे एक्सटर्नल फोर्सेस, फैक्टर जिसका कुछ इम्पैक्ट है हमारे डिसीजन के ऊपर। अच्छा एक चीज बताओ, जब कोविड आया था तो हर एक ने काम करने की स्टाइल को चेंज किया था। जो लोग मास्क में काम करते होंगे, मास्क उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़्यादा और अपने पास रखने स्टार्ट हो गए होंगे। मतलब सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जिसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है हमारे डिसीजंस के ऊपर, स्ट्रेटजीज के ऊपर, उसको हम लोग बोलते क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट। पक्का? ये इसी पैराग्राफ की लास्ट लास्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। द बिजनेस मस्ट कंटिन्यूसली मॉनिटर, हर एक बिजनेस हमेशा देखे, मॉनिटर करे और खुद को एडेप्ट करे, खुद को चेंज करे एनवायरनमेंट के हिसाब से, अगर वो सर्वाइव करना चाहता है और प्रॉस्पर आगे बढ़ना चाहता है तो। पक्का? हेलो, हाँ मेरा बेटा, बच्चा बता रहा हूँ, बस अभी थोड़ी देर के अंदर, हाफ एन आवर के अंदर दिमाग को थोड़ा क्लियर हो जाए करना है क्या है। अभी तो फिलहाल हूँ यार, बस आधे घंटे में इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है? बस बस हाफ एन आवर, ओके। हाँ आ जाओ आ जाओ। ना, एक ऑथर का नाम क्या है? ग्लोइक एंड जॉर्ज। तो कहता है, अब यार ये वाली बातें ना, ऑथर वाले नाम वैसे कम आते हैं, बट एग्जाम में आ सकता है कि एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे क्या क्या होती हैं यार, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिनको अगर हमने उठा लिया तो बहुत ज़्यादा कमाई होगी।
या बहुत ज़्यादा क्या है, थ्रेट्स हैं। आपको पता है स्टॉक मार्केट क्या होती है, और जैसे इस समय क्या हो रही है आपको मतलब आपको पता है मार्केट गिरी हुई है इस टाइम पे, क्यों? क्योंकि अभी वॉर वगैरह हो रही है, उस वॉर के चक्कर में ना मार्केट गिर गई है। अब दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। जिसने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया इस समय, हम सोचते हैं मार्केट गिर गई है, सब भागते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम शेयर्स को परचेज कर देगा। आप अगर शेयर्स को परचेज करके कुछ टाइम शेयर्स को होल्ड कर लोगे ना, इतना कमाओगे इतना। ड्यूरिंग कोविड टाइम भी यही हुआ था, जब मार्केट स्लम्प होती है ना, हाँ जिसके पास पैसा हो तो वो इस मार्केट में इन्वेस्ट करे। तो कहने का सेंस क्या है, जो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, कि जो फैक्टर्स होते हैं नो डाउट वो फर्म के बाहर हैं, पर उनका हमारे काम पे क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। उससे फ़ायदा अपॉर्चुनिटी भी सकती है और नुकसान भी। कहता है द एनवायरनमेंट इंक्लूड फैक्टर, जिससे अपॉर्चुनिटी भी है, थ्रेट भी हैं। ऑल दो देर आर मैनी फैक्टर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर सोशियो इकोनॉमिक। सोशियो इकोनॉमिक हुआ क्या? What does the word socioeconomic means? Anyone? Come on. सोशल और इकोनॉमिक्स का मिक्सचर होता है। मतलब जहाँ पे हम सोशल वेलफेयर की बातें रहे हैं, जैसे अगर अच्छे मतलब कहीं ना कहीं हम आपका वर्ल्ड एज अ होल के लिए, अगर हम कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट को ना देखकर कहीं ना कहीं बाहर का बेनिफिट करेंगे, तो उसको वर्ड बोलते हैं क्या, सोशियो इकोनॉमिक। फिलहाल तो वो ये पूछेगा गुलेक और जॉर्ज ने क्या कहा था, तो इसने बोला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, सोशियो इकोनॉमिक। टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, सप्लायर इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटर इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये याद कर लेना, इस ग्लीक और जॉर्ज ने किन फैक्टर्स को इंपॉर्टेंट कहा था, सोशियो इकोनॉमिक को, टेक्नोलॉजिकल को, सप्लायर को। ये क्वेश्चन पूछ सकता है पक्का। तो इतना इतना ही याद करने को बोल रहा हूँ। तो अगली बार मैं पूछूँ ना आपसे कि ग्लीक और जॉर्ज ने क्या कहा था, तो आप कह सकते हो सर इसने इन फैक्टर्स को इंपॉर्टेंट कहा था। एक तो क्या, सोशियो इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर, कॉम्पिटिटर एंड गवर्नमेंट। पक्का है? डन। मैं चाहूँ तो मैं 2-3 घंटे में पूरा एंड कर दूँ, जानबूझ के आराम से सांसें लेकर, प्यार से, किससे टाइम हो आप आराम से मतलब आपका याद कर पाओ। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और जितना बोल रहा हूँ उसके बियॉन्ड कुछ नहीं जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव पढ़ते हुए आपको स्मार्ट इनफ होना होता है कि वो क्वेश्चन बोल क्या रहे हैं। ये पूरा थ्योरी है, पूरा थ्योरी। पक्का? अच्छा, बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? पहला पॉइंट, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। व्हाट डू मीन बाय कॉम्प्लेक्स है? बहुत टफ है, डिफिकल्ट है। कॉम्प्लेक्स में बहुत डिफिकल्ट है, क्या चीज़ चलेगी नहीं चलेगी, सब लोग अनसर्टेन है। जो चीज़ हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, किसी और के लिए थ्रेट भी हो सकता है। तो बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स है। कहता है कुछ मत टिक करना, बहुत ज़्यादा खाली ब्लैक वर्ड, बहुत ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स। अगला क्या है, इस वर्ड का सेंस क्या है, डायनामिक का चेंज। इसको नोट कर लेना बस, ये बहुत जल्दी आपका चेंज हो जाता है। आज कुछ है तो कल कुछ और है। एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन नेचर, ये बार बार चेंज होता है। पक्का? ओके हो? इस वर्ड का मतलब बताओ, मल्टी फेसेटेड। इसका सेंस क्या है मेरे बच्चा? मल्टी फेस मतलब नो नो, मैं तो उसको ऐसे छोका होता। मल्टी फेसेटेड, मल्टी, अरे मेरी जान मॉन नहीं, चौक रॉन्ग है। हर एक की नहीं, मल्टी फेसेटेड, हर इंसान हर तरीके से परसीव करता है एनवायरनमेंट को। किसी इंसान के लिए एनवायरनमेंट का चेंज अच्छी बात है, किसी के लिए चेंज अच्छी बात, मतलब हर एक के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। मल्टी फेसेटेड, हर इंसान अपने ढंग से उसको फेस करता है। पता हर इंसान के एक ही व्यू नहीं हो सकता। मार्केट में आज ये है तो ये है कि वो है, मल्टी फेसेटेड, हर इंसान के अपने अपने व्यूज हैं। पक्का ना? तो इसने लिखा भी है, मैं अब टिक कर रहा हूँ बिकॉज आप लोगों ने रॉन्ग कहा इसलिए। कहता है इट मे बी व्यूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। हर एक इंसान अपने हिसाब से परसीव करता है एनवायरनमेंट को। कुछ इंसान उसे अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, कुछ इंसान उसको थ्रेट बोलते हैं। ओके ना? मल्टी फेसेटेड, सब लोग उसको फेस
अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। पक्का ना तो रिया? ओके। आखिरी पॉइंट क्या है? फार रीचिंग इम्पैक्ट। इसका सेंस क्या है यार? एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। मतलब एक बार मैं खुद को देखो, ये कुछ ऐसे ब्लैक वर्ड्स होते हैं जो आपको याद करने के। पूछो ना अगली बार आपसे कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स होता है, डायनामिक होता है, मल्टी फेसेटेड होता है और फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान एनवायरनमेंट को देख के खुद को चेंज करता है, तो फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। पक्का ना? डन। नेक्स्ट, क्या क्या इंपॉर्टेंस है? बस खत्म। अंदर की पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जहां मुझे अंदर टिक करना होगा मैं बोल दूंगा आपसे, आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, जितना मैं बोल रहा हूँ बस उतना। क्या इंपॉर्टेंस है? एक बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या फायदे हैं, इसमें क्या क्या होता है? बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स होती हैं। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स होती हैं। अपॉर्चुनिटी वर्ड भी ओके, थ्रेट वर्ड भी ओके है ना? इससे हमें डायरेक्शन मिलता है कि हमें कैसे ग्रो करना है, कैसे आगे बढ़ना है। इसको हम क्या करते हैं? कंटिन्यूअस लर्न करते हैं। कभी ये मत सोचना कि एनवायरनमेंट को एक बार आपने रीड कर लिया तो बात खत्म। कांस्टेंट अपने आप को, अब जैसे आपकी फ़ोन की ऐप है बार बार अपग्रेड होती है ना, द सेम वे खुद को भी एनवायरनमेंट को रीड करते, खुद को चेंज करते जाओ, ऑटोमेटिकली सक्सेस तुम्हारे हाथ में आएगी। एक बार देख लो कोई लाइन तो नहीं छोड़ दी मैंने बीच में। अगला क्या है? इससे इमेज बिल्ड होती है। व्हाट डू यू मीन बाय इमेज बिल्ड? जो इंसान खुद को, जितनी कहते हैं ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जो इंसान सबसे पहले मूव करेगा, जैसे वैक्सीन आई थी, जिसने पहले वैक्सीन बना ली, तो फायदा उसको दिया जाएगा। तो आपकी एक इमेज बनती है। तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करोगे तो आपकी एक इमेज बनती है। पता है, एक एग्जाम्पल टिक कर रहा हूँ यहाँ से। इन व्यू ऑफ द शॉर्टेज ऑफ पावर वगैरह, इंडिया में आपकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कम है, तो बहुत सारी कंपनीज ने अपनी फैक्ट्री के अंदर ही कैप्टिव पावर प्लांट अपनी फैक्ट्री में ही मतलब कहीं ना कहीं फॉर्म करना शुरू कर दिया है। अच्छा, व्हाट यू मीन बाय सीपीपी, कैप्टिव पावर प्लांट? इसका सेंस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हमारी फैक्ट्री में खुद ही मतलब बनाते हैं हम लोग। तो इसको याद कर लेना, सीपीवी। क्योंकि हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कम है, तो बहुत सारी कंपनीज ने सीपीपी अपनी ही फैक्ट्री में खोलना शुरू हो गया पावर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। तो जो इंसान एनवायरनमेंट को देख के चेंज होगा, उसकी इमेज एक तो बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ गया। हम लोग कंपटीशन को मीट कर पाएंगे। ऑब्वियसली जो इंसान खुद को चेंज करेगा वो कंपटीशन को मीट कर पाएगा। ओके हो जी? हाँ वही, मतलब हमारी गुडविल बनती है, हमारी इमेज बनती है लोगों के सामने, लोग मतलब ज़्यादा हमसे माल परचेज करते हैं, सब कुछ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट यार, क्या आपका जो रिलेशनशिप है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का और एनवायरनमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का और एनवायरनमेंट का आपस में क्या कनेक्शन है? सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके हो, हम जो इंसान, अच्छा एनवायरनमेंट का और हमारे बिजनेस का क्या, हमारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। जो इंसान एनवायरनमेंट को रीड करेगा तभी तो उसके हाथ में इंफॉर्मेशन आएगी, तभी तो वो काम कर पाएगा। ओके है ना? कोई लाइन तो ऐसी नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, कुछ भी नहीं। तो हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाते हैं। बहुत प्यार से हल्के हल्के जाऊंगा प्लीज़, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज है। ऑब्वियसली हम लोग रिसोर्स एक्सचेंज कर पाते हैं। अगर मैं एनवायरनमेंट को रीड नहीं करूँगा तो फिर अच्छा जितनी रिसोर्सेज है आएंगी कहाँ से? एनवायरनमेंट से ही तो आएंगी। अगर हमें कोई चीज़ रिक्वायर्ड है, एनवायरनमेंट का मतलब होता है हर इंसान जो वहाँ पे काम कर रहा है, तो जितने रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से आएंगी? एनवायरनमेंट से ही आएंगी। इसने लिखा भी है, जितने भी इनपुट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के पास
सारे इनपुट जैसे फाइनेंस हो गया, मटेरियल हो गया, मैन पावर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, सब कुछ कहाँ से आता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आता है। अच्छा, व्हाट यू मीन बाय इनपुट? व्हाट यू मीन बाय इनपुट? ऐसी चीज़ें जो मुझे इनपुट और मैं उससे आउटपुट बना पाऊंगा। अगर मेरा शर्ट बनाने का काम है, कॉटन क्या हो गया? अपने इनपुट। मशीन क्या हो गई? इनपुट। वर्कर जो काम कर रहे हैं, इनपुट। अब वो लोग उसको शर्ट बनाएंगे तो वो क्या हो गया? आउटपुट। पता? तो कहता है एक ऑर्गेनाइजेशन के पास चाहे फाइनेंस हो, पैसा हो, रॉ मटेरियल हो, मैन पावर हो, सब कुछ कहाँ से आता है? एक्सटर्नल से आता है। 5M होते हैं। 5M, ये हमें 5M प्लीज याद करने पड़ेंगे आपको। मैन, मनी, मेथड, मशीन, मटेरियल, सब कुछ कहाँ से आता है? एनवायरनमेंट से आता है। पक्का ना? और जब हम कहते, अच्छा ये बताओ, जब मैं अपने एनवायरनमेंट को रीड करता हूँ, एनवायरनमेंट को देखता हूँ, इस प्रोसेस को बोलते क्या है? इंटरैक्शन प्रोसेस। इस प्रोसेस को बोलते क्या है? इंटरैक्शन प्रोसेस। पक्का? जब मैं एनवायरनमेंट को रीड करता हूँ तो मैं उससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, उससे बातें कर रहा हूँ, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते क्या है? इंटरैक्शन प्रोसेस। पक्का? डन? इन्फ्लुएंस और पावर वगैरह एक्सचेंज होती है। ऑब्वियस ही बात है, जो इंसान जितना एनवायरनमेंट को रीड करेगा उतना वो इन्फ्लुएंस होगा, और जो इंसान ज़्यादा अच्छा रीड करेगा उसकी पावर भी उतनी ज़्यादा होगी। बस और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। पक्का? ओके सर, जितना आप हाईलाइट करो उसके बियॉन्ड मुझे कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। तो मैं अगली बार पूछूं आपसे क्या कनेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट का, तो पहले आप बोलोगे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पता है एक चीज़ क्या, जब इस चैप्टर को पढ़ने को बोलूँ ऐसे याद मत करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। एक बार पढ़ा चैप्टर को शायद मेरे हिसाब से आधे पौन घंटे के अंदर उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करे, अगली बार चैप्टर को फिर पढ़ा 15-20 मिनट लगेगा आपको। अब तो थोड़ा जल्दी पढ़ सकते हो। एक्सचेंज ऑफ ये होता है, एक्सचेंज मतलब जनरल वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको दिखाऊंगा कि यार ये वर्ड का मतलब ये है, जो कि बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ, मतलब जनरल क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, आपको सिंपल खाली क्वेश्चन को पढ़ के ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट पे आ रहा हूँ। अब ये आ गया, इस ऑथर ने क्या कहा है, कोई भी इसमें से कुछ भी वर्ड्स को उठा लो, कुछ भी वर्ड्स को उठा ले लेना कि बाई चांस ऑथर की डेफिनेशन आ जाए तो मेरी टिक जाए। पक्का? इसने वैसे क्या कहा, एनवायरनमेंट फैक्टर जो हैं इट्स नॉट टोटली, कहता है जो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर एक्सटर्नल होते हैं, मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं। दीज आर एसेंशली द गिवर्स। अच्छा एनवायरनमेंट क्या है? अच्छा एनवायरनमेंट क्या है? जो हमें कुछ दे रहा है, कुछ गिव कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? उसको रिसीव कर रहे हैं। पक्का? बस इस ऑथर ने क्या किया, ये डेफिनेशन याद कर लेना। ऐसे ही एक लाइन टिक कर रहा हूं, ऐसे ही एक लाइन टिक कर रहा हूं। अ सक्सेसफुल बिजनेस हैज टू आइडेंटिफाई, अप्रेस, मैं अप्रेस वर्ड के चक्कर में टिक किया है। व्हाट डज द वर्ड अप्रेस मीन्स? एक सक्सेसफुल बिजनेस को आइडेंटिफाई करना होता है, खुद को अप्रेस करना होता है। अप्रेस मतलब जानबूझ के वर्ड्स की बात नहीं बढ़ा रहा हूँ। हाँ अप्रेजल से कुछ है। नहीं, अपने आप को अपडेट करना होता है। वैसे अप्रेजल होता है किसी की सैलरी बढ़ाना, अगर पहले आपकी सैलरी 30,000 थी, अब आपको अप्रेस किया जा रहा है, तो मतलब वैसे अप्रेस वर्ड का होता है सेंस आपकी सैलरी वगैरह इंक्रीज होना, किसी को देखने को भी अप्रेस कहते हैं। पर यहाँ पे है सेंस एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करो, उसको उसके साथ हमेशा अप्रेस करो, उसे हमेशा इवेल्युएट करो, उसे हमेशा अपडेट करो अपने आप को, एंड रिस्पॉन्ड करो, उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करो जो भी अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स हैं। बस इतनी सी एक लाइन चेंज कर दी। एक वही बिजनेस सक्सेसफुल होगा जो खुद को आइडेंटिफाई कर पाएगा, अप्रेस कर पाएगा, रिस्पॉन्ड कर पाएगा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के साथ। ओके है जी? पक्का? टिक करना इसको प्लीज। नेक्स्ट पे आ गया।
अच्छा, हम लोग इनपुट को किस में कन्वर्ट करते हैं? आउटपुट में ही, है ना? इसको टिक करना। जो बिजनेस होता है वो उसमें ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, थ्रू वेरियस प्रोसेस हम आउटपुट में कन्वर्ट कर पाते हैं, ऐसे बोलते हैं। इस चीज़ को नोट कर लेना। इनपुट को आप प्रोसेस करोगे तो फिर वो किस में कन्वर्ट होगा यार? आउटपुट में। एक चीज पूछनी है। हाँ, क्या हम एनवायरनमेंट को एक ही बार रीड करते हैं बस? क्या ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि वन टाइम प्रोसेस? कंटिन्यूस। टिक करने की रिक्वायरमेंट है, बस ये टिक कर लेना हल्का सा। इनपुट आउटपुट एक्टिविटी इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस को? हल्का हल्का, पूरा टिक नहीं मानूंगा, मैं पूरा टिक करने नहीं जाऊंगा। कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं? फर्स्टली टेक एन इनिशियल व्यू। क्या है, पहले एक इनिशियल व्यू लो और इसमें देखो क्या एनवायरनमेंट का चेंज सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कैसा है। पक्का ना? कैसे आप समझते हो इसको? पहले एक इनिशियल व्यू लो। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय इनिशियल व्यू? देख लो एक बार, मोटा मोटा देख लो। अच्छा, वॉर हो रही है यूक्रेन और रूस के बीच में। ओके, इसका ये इफेक्ट आ सकते हैं। ओके, पहले टेक एन इनिशियल व्यू। जैसे अब मैं आपका शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ तो कैसे होता है? ऐसे एक सोप है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बैलेंस शीट को देखो, पहले इनिशियल व्यू लो। फिर और जो सोप वाली कंपनीज हैं उनको देखो। फिर आप जब कहीं पे माल वगैरह शॉपिंग वगैरह करने जाते हो, वहाँ देखो उसके मेन काउंटर पे कौन सा सोप रखा हुआ है। मतलब पहले उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को देखो, फिर उसके जो और कॉम्पिटिटर हैं उसको देखो। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो एनवायरनमेंट को भी रीड करते पहले टेक एन इनिशियल व्यू। ओके, क्या ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्या है? ठीक है। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप माइट बी द ऑडिटिंग। एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस को ऑडिट करो। ऑडिट करने में तो होता है, उसे चेक करो उसका हमारे काम पे कितना इम्पैक्ट है। तो सेकेंड स्टेप क्या है? एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस को ऑडिट करो, चेक करो कि हमारे पे कितना उसका मतलब आपका इम्पैक्ट आएगा। द फाइनल स्टेप्स और आखिरी स्टेप क्या होगा? एक्सप्लिसिट कंसीडरेशन ऑफ द इमीडिएट एनवायरनमेंट। जो हमारे नज़दीक एनवायरनमेंट है, अगर मैं कपड़ों वाले काम में हूँ तो गर्मियाँ आ रही हैं तो ऐसे 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 कपड़े होंगे, ठंड आ रही, तो जो हमारे से कनेक्टेड एनवायरनमेंट है उसको हम लोग कहते हैं क्या है? इमीडिएट एनवायरनमेंट है। उसका एक्सप्लिसिट कंसीडरेशन दो, उस पर पूरा ध्यान दो। तो ये 3 स्टेप्स हैं। पहला क्या है यार? टेक एन इनिशियल व्यू। सेकेंड क्या है? ऑडिट करो एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंसेस को। थर्ड क्या है? एक्सप्लिसिट, पूरा ध्यान दो किस चीज को? इमीडिएट, जो तुमसे ज्यादा कनेक्टेड है उस एनवायरनमेंट पे ज्यादा ध्यान दो। पक्का? ठीक है, बस जितना टिक किया उतना। नेक्स्ट पे आ गया। कुछ भी नहीं करना, 2.10 पे हूं। ये तो आप लोग आराम से इतना याद कर पाओगे ना जितना बोल रहा हूँ। ये तो प्यार प्यार से भी याद हो सकता है ना। हम एनवायरनमेंट को कैसे एनालाइज करते हैं? पहला क्या है? फर्स्ट, अच्छा अब मतलब पॉइंट है कि क्यों हम करते हैं, पर्पस क्या है एनवायरनमेंट को एनालाइज करना। हमारे 3 बेसिक गोल होते हैं। अगर हम एनालाइज करते हैं ना एनवायरनमेंट को, तो हम अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है करंट और आगे क्या क्या पोटेंशियल चेंजेस हो सकते हैं। पक्का? जब हम एनवायरनमेंट के चेंज को पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, क्यों करते हैं, उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, करंट चेंजेस को देखने के लिए और पोटेंशियल फ्यूचर में क्या क्या चेंज आ सकता है। देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज इम्पॉर्टेंट
दैट एक इंसान अवेयर हो अपने एग्जिस्टिंग, मतलब एक इंसान उसे पता हो अपने एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट के बारे में, उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म के बारे में भी पता हो और फ्यूचर के बारे में भी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, करंट एंड पोटेंशियल चेंजेस के बारे में हमें पता हो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, हमें इनपुट मिलते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग, कि जो हम डिसीजन लेंगे उसके रिसोर्सेज कैसे आएंगे, उसके इनपुट मिलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, हम अच्छे से स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कर पाते हैं। टिपिकली अ रिच सोर्स ऑफ आइडिया, बहुत सारे आइडियाज मतलब मिलते हैं जिसके हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी तैयार हो जाती है। ओके, तो हम हमारा पर्पस क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ए करंट चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं और पोटेंशियल क्या होंगे। सेकंड, हमारे पास क्या आएंगे यार, इनपुट्स आएंगे। और थर्ड क्या है मेरे बच्चा, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में आपको हेल्प करेगा। आपके पास बहुत सारे रिच सोर्स ऑफ आइडियाज, बहुत सारे आपके हाथ में आइडियाज आ जाएंगे। ओके, पक्का। नेक्स्ट पे आ जाऊँ, एक ही वर्ड से खेलता रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट स्कैनिंग। अब ये क्या होता है, एनवायरनमेंट को स्कैन करना, एनवायरनमेंट को रीड करना कि भाई एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंज आ रहे हैं। अगर तुम खुद को उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं करोगे तो हार जाओगे, पक्का। अच्छा पहले बताओ, पहले बताओ, इंडिया में पहले एक ही कंपनी कार बनाती थी, कौन सी? पहले एक ही कंपनी थी इंडिया में, पहले एक ही कंपनी कार बनाती थी, वो कौन सी कंपनी थी? हाँ, मारुति 800 थी, सभी के पास हुआ करती थी। किसने हुंडई वुंडई के नाम सुने भी नहीं होंगे। और राइट नाउ हुंडई का स्टेक मारुति वालों से ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि वो अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर पा रहे हैं, जो आज के एनवायरनमेंट में आपको रिक्वायर्ड है। जबकि उनकी ब्रांड इमेज है, तभी वो आज तक सस्टेन कर पा रहे हैं। उनकी कार में इतना कोई अपडेशन नहीं है, वो आज की टेक्नोलॉजी को पढ़ने में लेट हो गए हैं। अगर वो उस समय रीड करते ना, आज इतना मैसेज शेयर होता कि कोई और कार वाले इस आपका सेगमेंट में होते भी नहीं। तो जितना ये हुंडई आ गई, महिंद्रास आ गई, क्यों आई है? क्योंकि किसी बंदे ने एनवायरनमेंट को वो उस समय रीड करते ना। खाली वो इकलौती कंपनी थी जो कार बनाती थी। अगर वो उस समय और मार्केट को अच्छा रीड करते, अपने प्रोडक्ट को और अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते ना, तो वो जीत चुके होते। तो वही वही कहानी है, हम क्यों करते हैं एनवायरनमेंट को स्कैन, किससे हम लोग आगे मूव कर पाएँ। अब टिक कर रहा हूँ, इसको इटैलिक्स को टिक करना। एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब एक प्रोसेस जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करती है, देखती है किसको, एनवायरमेंट को। क्यों? जिससे अपॉर्चुनिटीज आएंगी, क्या आएंगी, थ्रेट्स आएंगी, और जिससे हमारा स्ट्रेटेजिक डिसीजन इफेक्ट होगा। क्या काम करना है, सब कुछ हमारा अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पे डिपेंड करता है, पक्का। ओके हो ना? जितना इटैलिक्स में है हर एक वर्ड ओके है ना? ये एक प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करती है, देखती है अपने एनवायरनमेंट को, अपॉर्चुनिटीज को, थ्रेट को, और देखती है कैसे वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले पाएंगे, पक्का। नेक्स्ट पे आ गया। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, 4 फैक्टर जब हम एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं ना, जब हम एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं ना, 4 फैक्टर्स होते हैं। जब हम एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं तो 4 फैक्टर्स होते हैं, इवेंट्स, ट्रेंड्स, इश्यूज, एक्सपेक्टेशन। इन 4 पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं। पहला क्या है, इवेंट। आपको एग्जाम्पल रीड करवा रहा हूँ जिससे आप पे आसान रहे। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बिग politician who announced a big urbanization project passes away, all the businesses which were anticipating profit would need to revise their strategy due to this event. बात समझ में आती है? एक पॉलिटिशियन ने कहा होगा अब यहाँ पे ओवरब्रिज बनेगी, तो हमें लगा यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन लाइन चली जाएगी, अब काश्मीर में ट्रैफिक जैम नहीं होंगे। वो पॉलिटिशियन एक्सपायर हो गया, तो अब हर बंदे को अपने काम को रोकना पड़ेगा। जैसे ही पॉलिटिशियन ने ये अनाउंसमेंट करी थी, काम शुरू हो गया, सबने अपने स्टॉक को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो कहता है इवेंट्स को देखो, कोई ऐसा इवेंट ना हो एनवायरनमेंट के अंदर जो तुमसे कनेक्टेड हो। उसका क्या फ़ायदा है, अच्छा है कि
बुरा है। तो इवेंट्स को देखो, पता कह रहा है ये 4 फैक्टर्स हैं जिस पे तुम्हारा हर चीज बेस्ड होती है। तो उसने कहा अच्छा, आप एग्जाम्पल से तो ओके हो ना, इफ अ बिग पॉलिटिशियन हु अनाउंस अ बिग अर्बनाइजेशन कि हम भैया शहर को ये कर देंगे वो कर देंगे, पासिस अवे, एक्सपायर हो गया। ऑल द बिजनेसेस जो कि प्रॉफिट को एंटिसिपेट, अच्छा जब काशीपुर को में आपका IIM आया था तो सब लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, काशीपुर में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, जबकि वो एक सेक्टर में जाके एंड हो गया। तो जब भी कोई इवेंट तुमसे कनेक्टेड होता है तुम्हें उसके फर्दर सिनेरियोस को देखना होता है, पक्का। तो इवेंट ओके ना, वर्ड इवेंट क्या है, कहता है ओके है ना यार, मगर ये लाइन याद करनी इंपॉर्टेंट है। इवेंट आर द इम्पॉर्टेंट और कुछ ऐसे अकरेंसेस टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट एनवायरमेंटल सेक्टर्स। इवेंट्स आर मतलब ये कुछ हैपनिंग हो रही हैं इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जिसको आपको ऑब्जर्व करना है, ट्रैक करना है। द वर्ड इवेंट इज क्लियर ना, पक्का। अपने इवेंट को देखो। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग के कुछ फैक्टर्स होते हैं। पहला क्या है, इवेंट को देखो, डन। सेकंड क्या है, ट्रेंड को देखो। ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रेंड देखो किस तरफ जा रहा है, तुम किस सेक्टर में आगे जाओ। जब तुम कोई नया काम खोलने जाते हो ट्रेंड देखते हो। आजकल पता है कई लोग करते क्या है, गेमिंग ऐप बनाते हैं। गेमिंग ऐप पता है ना, फ़ोन की ऐप बनाना, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा गेमिंग ऐप में होते हैं। तो कितने ही लोग केवल गेमिंग ऐप बनाने में टेक कितने ईयर्स, और एक बार उनका गेमिंग ऐप चल गया है ना, वो इतना कमाते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो ट्रेंड देखो क्या है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया, इन्होंने भी उसी का दिया हुआ है। Teenagers are very fond of online gaming, which is a trend that can help the business to identify new market and services. तो भाई ट्रेंड को देखो, चल क्या रहा है इस समय मार्केट में, क्या चीज है मतलब इस टाइम पे। और तो कुछ ट्रेंड ओके ना, वर्ड अपने आप में क्लियर है, ट्रेंड क्या है। बस एग्जाम्पल टेक करूँ, कोई लाइन मेरे को ऐसे लग नहीं रही जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ट्रेंड से क्या होगा कि हमें कैसे चेंज होना है इन पर्टिकुलर एरिया, ये हम देख पाएंगे, पक्का है, डन। थर्ड, मार्केट में क्या इश्यूज हैं, इसे देखो। इशू मतलब प्रॉब्लम क्या है। वो वाला प्रोडक्ट बनाओ जिसका मार्केट में बहुत ज़्यादा कम हो। वो प्रोडक्ट बनाओ जो मार्केट में बहुत, कहते हैं जो अग्रवाल होते हैं वो साले उन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो दुनिया ने सोची भी ना हो, पक्का। कुछ अग्रवाल तुम सकते हो। अच्छा, धूपबत्ती पता है, धूपबत्ती वाले कितने ही कम लोग होते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए ना, पता नहीं मेरी कल परसों की बात हो रही थी, डायपर होते हैं, काशीपुर में उसकी फैक्ट्री खोल लो, इतने चलेंगे ना, इतने मतलब कुछ लोग, मतलब इश्यूज देखो क्या है, क्या चीज़ मार्केट में अवेलेबिलिटी में कम है। अगर तुमने वो चीज़ मैन्युफैक्चर कर दी कम कॉस्ट में, तुम्हारा माल उठाया जाएगा। अब आपके प्रिया के एक वो है, मतलब कनेक्टेड में है कोई, तो वो काम करते हैं चेन्स के अंदर, चेन होती है। अब ये चेन जीन्स में काम भी आती है, जैकेट में काम भी आती है, बैग में काम भी आती है। अब देख पा रहे हो, जो इंसान चेन में काम करेगा तो इश्यूज देखो, तो वो केवल चेन की उनकी फैक्ट्री है। अगर हम कहें ना, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली वाले चीज की बात कर रहा हूँ, तो वो केवल चेन वाले सेक्टर, मतलब अच्छा उनकी एक फैक्ट्री है, उनका काम क्या, एडिडास का ब्रांड बनाना, प्यूमा का ब्रांड बनाना, बस केवल चिपकाने का काम है, चिपकाने का बस, और कोई काम नहीं है। तो लोग इन सेक्टर्स में भी काम करते हैं कि मार्केट में देखो इश्यूज क्या क्या हैं, परेशानियां क्या क्या हैं, उस अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करोगे तो एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। वर्ड ओके है ना। पहला वर्ड क्या था, इवेंट देखो। सेकंड वर्ड क्या था, ट्रेंड देखो। थर्ड, इश्यूज देखो, मार्केट में पंगे क्या क्या हैं, और फिर अपने माल को बनाओ। अगर तुम्हारा माल उसके अकॉर्डिंग हुआ तो काम हो जाएगा, डन। अब इश्यूज में आ गया, देखो इसने एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जाम्पल, चाइनीज एप्लीकेशन बहुत सारी इंडिया में क्या हो गई, बैन हो गई। इशूअर्स को अब डिपेंड होना पड़ा इंडियन मार्केट में इंडियन कंपनीज को स्कैन करना पड़ेगा इस इशू को, और सॉल्यूशन गेन करना पड़ेगा। ओके होना, पक्का। तो इश्यूज देखो, इश्यूज का मतलब क्या है, करंट कंसर्न्स को देखो। कंसर्न मतलब परेशानी को देखो, पक्का, करंट कंसर्न को देखो।
दैट अराइज इन द रिस्पॉन्स टू इवेंट एंड ट्रेंड। पूरी लाइन जो इवेंट और ट्रेंड के चक्कर में आई है। और लास्ट क्या है? एक्सपेक्टेशन। लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है। तो एक्सपेक्टेशन आर द डिमांड मेड बाय द इंटरेस्टेड ग्रुप्स, उनकी डिमांड वगैरह क्या है। ओके ठीक है, एक्सपेक्टेशन आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, पक्का डन। तो ये 4 फैक्टर्स, एक क्या था यार, इवेंट, एक क्या था, ट्रेंड, इश्यूज एंड मार्केट में एक्सपेक्टेशंस क्या है, पक्का। नेक्स्ट पे आ गया। अब ये टेबल चार्ट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हैं तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। एक क्या होता है, इंटरनल, और एक क्या होता है, एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, अपने वैल्यू सिस्टम को देखो, मिशन को देखो, स्ट्रक्चर को देखो, कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है, कि क्या क्या एम्प्लॉयज है तुम्हारे पास, लेबर यूनियन को देखो। तो ये पूछ सकता है, बताओ ये फैक्टर्स किस में आते हैं, पता। अच्छा इतनी बात तो ओके ना। इंटरनल एनवायरनमेंट मीन्स व्हाट, जो जो तुम्हारी जो तुम्हारी कंपनी के अंदर अंदर है, जिसको तुम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हो। उसमें क्या क्या आता है, वैल्यू सिस्टम, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, ब्ला ब्ला। एक्सटर्नल का पहला पॉइंट क्या है, माइक्रो। अच्छा व्हाट इन बाय एक्सटर्नल, जो हमारे कंपनी के बाहर है, कंट्रोल के बियॉन्ड है। माइक्रो का सेंस क्या है, जो जो कहीं ना कहीं कुछ तो हमारे कंट्रोल में। माइक्रो मतलब जो हमसे थोड़ा अटैच्ड है, हम एक बार को कंट्रोल कर सकते हैं। मैक्रो क्या है, जो हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, पता, जो बिल्कुल ही हमारे बियॉन्ड है। तो माइक्रो में क्या क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन जो और हैं, कस्टमर्स को देखो, कॉम्पिटिटर्स को देखो, सप्लायर्स को देखो, और इंटरमीडिएरीज को देखो। मैक्रो मतलब और बाहर, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, टेक्नोलॉजिकल क्या है, ग्लोबल क्या है, वगैरह वगैरह। ओके पक्का, पूरे चार्ट को टिक करना क्या क्या होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है यार, ऐसा एनवायरनमेंट जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। उतना ही टिक करूंगा जो काम काम वाली बातें हैं। मैंने 4 टिक कर लिए, मेरे सारे काम हो गए। एक्सटर्नल क्या है, बाहर के फैक्टर्स हो गए। दोज फैक्टर जो आउटसाइड द बिजनेस हैं, उनको हम बोलते क्या हैं, एक्सटर्नल फैक्टर या फिर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। अब ये 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, माइक्रो और मैक्रो। द 4 चीजें होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं, किस तरीके से, वो क्या क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेट, SWOT। एस क्या होता है, स्ट्रेंथ। W क्या होता है, वीकनेस। स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही क्या होती हैं, इंटरनल। O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी, T स्टैंड फॉर यार थ्रेट। दोनों ही क्या होती हैं यार, एक्सटर्नल। तो कोई भी इंसान खुद की स्ट्रेंथ को देखे। जब मार्केट में कोई चेंज आता है ना, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है। तो ये जब भी एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा तो इन चीज़ों को देखना है, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, जो कि ये दोनों क्या होती हैं, इंटरनल। और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या होती हैं, एक्सटर्नल। अब देखो, स्ट्रेंथ क्या है, इनहेरेंट कैपेसिटी, जो तुम्हारी औकात है, जिससे तुम गेन करोगे क्या, एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। तो स्ट्रेंथ क्या होती है, तुम्हारी अंदर की कैपेसिटी, जो तुम एक फायदा गेन करोगे अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। वीकनेस क्या होती है, एक इनहेरेंट कमी, जिससे क्या होगा, तुम्हें स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज होगा। तुम्हें जिससे क्या होगा, आपका स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज। पक्का है, ओके ओके ना। वीकनेस एक अपनी ही कमी है, जिससे तुम्हें स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज होगा। अपॉर्चुनिटी क्या होती है, एक्सटर्नल होती है ना। अपॉर्चुनिटी से क्या क्या होगा, तुम्हारी जो पोजीशन है वो कंसोलिडेट होगी और मार्केट में स्ट्रेंथ होगी। अपॉर्चुनिटी क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन, जिससे तुम्हारी मार्केट में पोजीशन कंसोलिडेट होगी और बढ़ेगी और स्ट्रेंथन होगी। वेयर थ्रेट क्या है यार, एक अनफेवरेबल कंडीशन, जिससे क्या होगा, डैमेज होगा किसको, ऑर्गेनाइजेशन को।
जितना बोल रहा हूँ उतना। पक्का? डन। एक वर्ड भी होता है SWOT, एनालिसिस। SWOT एनालिसिस भी होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। बस और कुछ टिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको टिक करना। जो बिजनेस फर्म होती हैं वो इन एनालिसिस को यूज करती हैं, क्यों? अपने एक्सटर्नल और इंटरनल को रीड करने के लिए। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट को एनालाइज करके हम क्या रीड कर पाते हैं? अपने एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को। अब देखो, ये एक बहुत एक प्यारी स्टेटमेंट है। एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी वो होती है जहां पे मैं अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर पाऊं, अच्छे से यूज कर पाऊं अपॉर्चुनिटी को। कैसे? अपनी स्ट्रेंथ के थ्रू, और मेरे थ्रेट क्या हो जाए? न्यूट्रलाइज, कम हो जाए, जिससे मेरी वीकनेस भी क्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बात समझ में आती है? एक अच्छी स्ट्रेटजी वो होती है जहां से हम अपॉर्चुनिटीज का फायदा ले पाते हैं बाय अवर स्ट्रेंथ, और हम अपने थ्रेट्स को कम कर पाते हैं, हेंस हमारी वीकनेस भी मिनिमाइज हो जाती है, कम हो जाती है। पक्का? तो एक अच्छी स्ट्रेटजी वो होती है जिससे हम अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके बाहर की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाए। पक्का? नेक्स्ट, ये पूरी लाइन याद कर लेना। अपनी स्ट्रेंथ से वीकनेस को कम करो, अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करो, थ्रेट को न्यूट्रलाइज करो। प्लीज इस चार्ट को ठीक है टिक करना, ये पॉइंट हो जाएगा। अब आ गए माइक्रो एनवायरनमेंट। इस चार्ट को फिर से रीड करना। रीड माइक्रो क्या होता है? अच्छा, मेरे हिसाब से माइक्रो वो है जो थोड़ा बहुत मेरे कंट्रोल में है। नो डाउट ये एक्सटर्नल है, तब ये मेरे से थोड़ा कनेक्टेड है, थोड़ा मेरे कंट्रोल में है। मैक्रो क्या है? जो बिल्कुल ही मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो माइक्रो क्या है? ऐसे फैक्टर जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होते हैं? माइक्रो। मैक्रो क्या होते हैं? जो ओवरऑल डायरेक्शंस को इफेक्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। पक्का? जो ओवरऑल डायरेक्शन को चेंज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या है? मैक्रो। और जो डे टू डे फंक्शन करते हैं उसे माइक्रो। माइक्रो में क्या क्या? स्ट्रेंथ और वीकनेस। मैक्रो में क्या क्या? अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। डन। नाउ माइक्रो का मतलब क्या है? देखो, स्मॉल एरिया या इमीडिएट पेरिफेरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो बिल्कुल तुमसे इमीडिएट कनेक्शन में है। पेरिफेरी मीन्स जो तुम्हारे बिल्कुल इमीडिएट कनेक्शन में है, उसको हम लोग बोलते क्या है? माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब एक स्मॉल एरिया, छोटा एरिया जो तुमसे बिल्कुल कनेक्टेड है, इमीडिएट है, तुमसे बिल्कुल जुड़ा हुआ है। बस ऊपर आ जाना। माइक्रो में क्या क्या आते हैं पता ही हमें? कस्टमर्स कौन? जो हमसे प्रोडक्ट को खरीदते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, मतलब ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉय। मार्केट आती है, लोग प्राइस को लेके बड़े सेंसिटिव होते हैं, मार्केट की क्या औकात है, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है। इंटरमीडिएरीज जो आपका कनेक्शन का काम करते हैं मैन्युफैक्चरर और मार्केटर के बीच में। कॉम्पिटिटर्स जो हमसे compete करते हैं। सप्लायर्स जो हमें माल देंगे, और जितनी अच्छी बार्गेनिंग की पावर होगी उतनी अच्छी हमारी कॉस्ट होगी। तो खाली इस चार्ट को। पक्का? अब आ रहा हूं मैक्रो पे। कुछ मत टिक करना। यार ये रॉन्ग लिखा हुआ है, माइक्रो नहीं मैक्रो है। आपकी बुक में मैक्रो लिखा हुआ है। इस चार्ट में क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में? मैक्रो लिखा हुआ है ना? इसको चेंज कर लो प्लीज। न्यू बुक में माइक्रो लिखा हुआ है, मैक्रो है ये। आप ठीक है, आप में बिल्कुल ये न्यू वाली बुक में रॉन्ग है। फिर मैक्रो में हम किन फैक्टर्स को देखते हैं? डेमोग्राफिक फैक्टर्स को देखते हैं। पॉपुलेशन साइज क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अच्छा, इस बात को समझ में आता है कि पॉपुलेशन साइज क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अच्छा, तुम जिस एरिया में काम कर रहे हो वहाँ कैसे लोग हैं, मतलब ओल्ड लोग ज़्यादा हैं, यंग लोग ज़्यादा हैं, कैसे लोग हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अमीर लोग हैं, गरीब, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है उसके अकॉर्डिंग बनता है। पता? सेकेंड,
पॉलिटिकल कंडीशंस क्या हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, उस सबको दिमाग में रख के हमारी पॉलिसीज़ बनती हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, इंटरेस्ट के रेट्स क्या हैं, लोगों के पास कितनी इनकम खर्च करने के लिए हैं, सोशल फैक्टर्स, तुम्हारे बिलीफ, कल्चर्स, टेक्नोलॉजिकल क्या अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट क्या कैसे कैसे चेंज हो रही है, लीगल जीएसटी के रेट्स क्या हैं, रियल एस्टेट के क्या हैं, ग्लोबल ऑल ओवर देशों में क्या पॉलिटिकल क्लाइमेट है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे फैक्टर्स को बोलते क्या हैं, मैक्रो, जो बिल्कुल ही मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड है। बस चार्ट टिक करना, कुछ भी नहीं, फर्जी कुछ भी टिक नहीं करवाऊंगा। यहां पे आ जाओ कॉम्पिटिटर्स में। अब दो टाइप का कंपटीशन होता है, एक कौन सा, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कंपटीशन इज बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन जो सेम एक्टिविटी में काम करती हैं, सेम प्रोडक्ट में डील करती हैं, जो कि सेम प्रोडक्ट एग्जैक्टली द सेम। ओके हो ना। कंपटीशन दो टाइप का, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कंपटीशन क्या, जो ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्टेड है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। कितना बाकी है शिका, देखना एक मिनट। हम तो बहुत सारा स्टार्ट कर रहा हूँ यार। जितना करा है उतने लेफ्ट है, इसी का वर्क है, जितना करा है सब उतने लेफ्ट। 31 पेजेस तक है। किसी को नींद ना आ रही हो तो हैव अ रीड, है ना। कंपटीशन दो टाइप, पता नहीं है कोर्स में क्यों है, शायद मार्क्स गेन करने के लिए। कंपटीशन क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, जब हम सेम बिजनेस में काम करते हैं, सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ओके ना। डायरेक्ट तो डायरेक्ट मतलब जो कोका कोला, पेप्सी हो गए, ठीक है, जो सेम प्रोडक्ट लाइन में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन शैम्पू, ठीक है, इंडियन शैम्पू में अलग अलग, ओके हो ना, मैं इसमें और टिक नहीं कर रहा। और एट द सेम टाइम इनडायरेक्ट कंपटीशन भी होता है। इसका एग्जांपल ये बहुत अच्छा है, कंपटीशन बिटवीन अ हॉलीडे रिसोर्ट एंड अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बात समझ में आती है। इंसान के पास पैसा खाली पड़ा तो वो कार खरीदेगा कि रिसोर्ट में जाएगा। इनडायरेक्ट कंपटीशन, तुम्हारे पास स्पेयर अमाउंट है, क्या करना चाहोगे, एडवेंचर करना चाहोगे। एडवेंचर मतलब आपका स्लाइड वाली एक्टिविटी करोगे या पानी वाली एक्टिविटी करोगे, कुड बी एन इनडायरेक्ट कंपटीशन। जो सेम लाइन में काम नहीं कर रहे हैं, पर जो स्पेयर अमाउंट है, अच्छा तुम्हारे पास स्पेयर अमाउंट है, तुम बीच में जाओगे या किसी कोई हिली एरिया में जाओगे। इनडायरेक्ट कंपटीशन, जो सेम लाइन में काम नहीं करते हैं पर तब भी एक कंपटीशन है। पक्का, डन। तो कहता है इनडायरेक्ट का मतलब तुम कहाँ जाओगे, हॉलीडे रिसोर्ट में जाओगे या फिर एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है ना, तो इंसान कहाँ खर्च करे, अब ये देखने वाली बातें होती हैं। तो दो टाइप कंपटीशन है, कौन कौन से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बस डन, आगे आ जाओ। अब ये लॉन्डे ना बोल दे पोगो ने, वी हैव मेट द एनिमी एंड ही इज अस। तो हम क्या करें, हम क्या करें, पोगो अच्छा है, छोटू सा नाम, छोटी डेफिनेशन। अगला क्या है, मार्केट तो हो चुका है ना। कुछ मत टिक करना, जो मैं टिक नहीं कर रहा आप मत टिक करना एक भी चीज। पीछे एक लाइन थी शायद इम्पोर्टेंट है। कौन सी वाली मेरे बेटू बोलना, कंज्यूमर कस्टमर में फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन हाँ, ये पेपर में भी आई थी इस बार। कौन सी वाला, कंज्यूमर कस्टमर की फर्स्ट लाइन। हाँ पीरियड टकर वाली ना। यार ऑथर की डेफिनेशन मैं कहीं छोड़ दो, मेरे को प्लीज कहना। पीटर ड्रकर ने कहा द मेन एम ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर्स। पक्का, इससे मुझे एक चीज और दिख गई, माइक्रो एनवायरनमेंट का दूसरा नाम क्या है, टास्क एनवायरनमेंट। टास्क एनवायरनमेंट जो अफेक्ट करता है बिजनेस को एट द डेली ऑपरेटिंग लेवल। पक्का, एक लाइन और दिखाऊं, मैक्रो से मैक्रो एनवायरनमेंट के चेंजेस हमें कैसे इफेक्ट करते हैं, लॉन्ग रन। तो हेंस माइक्रो के चेंज हमें कैसे इफेक्ट करते होंगे, शॉर्ट रन में। ओके हो। माइक्रो एनवायरनमेंट का दूसरा नाम क्या है, टास्क एनवायरनमेंट, जो हमारे डेली ऑपरेटिंग लेवल को अफेक्ट करता है। पक्का,
और जो मैक्रो फैक्टर्स हमें इफेक्ट करते हैं लॉन्ग रन में करते हैं, माइक्रो फैक्टर हमें कैसे करते हैं शॉर्ट रन में करते हैं। ओके जी, पक्का। आप पकड़ना, मत पकड़ना, भारी है, अब उठा। नाउ आनस, आपको सप्लायर वर्ड के अंदर एक लाइन अच्छी दिख गई। सप्लाई, पता है सप्लाई में मेन चीज क्या होती है, तुम इन हाउस करो या काम को आउटसोर्स करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझते हो ना, आउटसोर्स और इन हाउस। इन हाउस मतलब हुआ क्या, खुद करोगे, आउटसोर्स मतलब कोई काम बाहर से करोगे। पता, अब एक चीज देखो, मान लो आपेक्षिका है, वो बहुत सारे काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग में भी काम कर सेक्टर में भी, अकाउंटिंग भी खुद ही करती है। तो हम सीए बोलेंगे उसको जाकर, अरे हम संभालते हैं आपकी अकाउंटिंग, आप परेशान ना हो, आप तो अपना ध्यान और सेक्टर्स में लगाओ, जितना पैसा आप वहाँ पे खर्च करोगे हमें दो, उसका आधा पैसा हमें दो, हम आपकी अकाउंटिंग संभाल लेंगे, हम आपके ऑडिट के काम संभाल लेंगे, टैक्स के काम संभाल लेंगे। आप तो अपने और अपना दिमाग इन चीज़ों में वेस्ट मत करो। तो एक इंसान को देखना होता है कि वो काम को आउटसोर्स करे, बाहर से करवाए, या फिर काम को खुद करे, इन हाउस करे। पक्का। तो सप्लायर का मतलब है तुम वो काम बाहर से माल लोगे या खुद उसकी मैन्युफैक्चरिंग करोगे। पक्का। मैं शर्ट को बेचता हूँ, अगर मैं खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट हो जाऊँ तो मेरी कॉस्ट कम पड़ेगी, पर मशीन आएगी, क्या मैं इतना काम हम संभाल पाऊंगा। ओके डन। आउटसोर्स या फिर इन हाउस, इसमें आगे लिखा हुआ है आउटसोर्स का मतलब जो काम आउटसाइड इंडिया हो, आउटसाइड से होते हैं। इन हाउस मतलब जो आप ओन करते हो, खुद करते हो। पक्का। कुछ मत टेक कहने दे तो मैं ना कहूँ, ये हम सब पढ़ चुके हैं, पॉपुलेशन साइज वगैरह। कुछ मत टिक करना इसमें, कुछ भी कि आपको लगे इम्पोर्टेंट तो मेरे को कहना। हाँ, इसमें आ जाओ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, अब ये पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमारे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमिक सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। पहला क्या है, 3 टाइप की इकोनॉमी है हमारे पास होती है। व्हाट डू मीन बाय कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स। आप बताओ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है। प्रॉफिट अर्निंग होती है, जो मतलब कि इंडिविजुअल्स ओन करते हैं गवर्नमेंट के अंदर। हाँ, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मीन्स जहाँ पे सारा कंट्रोल हम लोगों के हाथ में है, गवर्नमेंट में कोई इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, इंडिया कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड, जहाँ कुछ सेक्टर तो खाली मतलब गवर्नमेंट के हाथों में, जैसे आपके रेलवे हो गया, एयरवे हो गया, नहीं मतलब एयरवे से रॉन्ग कह रहा हूँ, मतलब रेलवे हो गया और डिफेंस हो गया। तो मतलब वहाँ पे बस गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट ही उन्हें संभालती है, और दुकानें वगैरह में हम लोग खुद संभालते हैं। तो एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहाँ सब कुछ हम लोग संभालते हैं, एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी जहाँ सब कुछ गवर्नमेंट संभालती है, और थर्ड क्या होता है मिक्स, जहाँ कुछ गवर्नमेंट के हाथ में और कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में। अब टिक कर रहा हूँ। ओके, कहता है एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो है जहां पे डिमांड सप्लाई सब कुछ फ्रीली होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो है जहां प्राइवेट ओनरशिप होती है, तुम अपने हिसाब से प्रोडक्शन करते हो, डिसीजन मेकिंग करते हो, वगैरह वगैरह। और ये कहां पे होती है, यूएसए में होती क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओके। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे प्रोडक्शन वगैरह या तो ओन्ड और कंट्रोल बाय द स्टेट है, सब कुछ किसके हाथ में होता है, स्टेट, गवर्नमेंट के हाथ में होता है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट है, यहाँ पे सब कुछ स्टेट। फॉर एग्जाम्पल चाइना, वेयर द गवर्नमेंट कंट्रोल हाउ द बिजनेसेस ऑपरेट। और थर्ड क्या है, मिक्स्ड। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट सेक्टर सब लोग होते हैं,
पर दोनों का रोल होता है, गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स का भी। अब ये याद कर लेना, 4 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रोल गवर्नमेंट क्या प्ले करती है इन मिक्स्ड इकोनॉमी। 4 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रोल क्या गवर्नमेंट प्ले करती है। गवर्नमेंट करती क्या है, आपका रेगुलेटरी रोल प्ले करती है, कैसे रेगुलेट करना है, कैसे कंट्रोल करना है। प्रमोशनल, कैसे प्रमोट करना है। एंटरप्रेन्योर, जो नए नए स्टार्टअप्स आते हैं, जो अच्छा एंटरप्रेन्योर होता क्या है, एंटरप्रेन्योर मतलब जो नए नए काम खोलना चाहते हैं ना, एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए नए आइडियाज हैं, पैसे नहीं होते हैं, गवर्नमेंट को फंडिंग करती है। गवर्नमेंट कौन, आरबीआई बैंक, उन्हें बड़े कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा प्रोवाइड करती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट 4 रोल प्ले करती है। एक क्या है, आपको रेगुलेशन वगैरह क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है, चाहे भैया मिक्स्ड इकोनॉमी है, नो डाउट सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में हमारे हाथ में भी है, पर तुम्हें ये काम ऐसे करना है तमीज से। और सेकंड क्या है, प्रमोशनल, मतलब किसी चीज को और मतलब कहीं ना कहीं आपके एनकरेज करना है, तो एंटरप्रेन्योर रोल, किसी को पैसों की रिक्वायरमेंट है। फोर्थ हो गया आपका प्लानिंग रोल, कैसे कैसे काम होगा। तो गवर्नमेंट 4 रोल प्ले करती है, कुड बी इंपॉर्टेंट। ए क्या है, रेगुलेटरी, बी क्या है, प्रमोशनल, सी क्या है, एंटरप्रेन्योर, और फोर्थ क्या है, प्लानिंग रोल। पक्का। अब कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, एक होती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अच्छा, इससे क्या समझ में आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी बनाई है कि हर इंडस्ट्री को इस दायरे में ऐसे ऐसे काम करना है, उसको हम लोग बोलते क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर ऐसी पॉलिसीज आती हैं जहां पे हम कंट्रोल करते हैं इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट में हम ऑल दोज रूल्स पॉलिसी जहां पे हम डायरेक्ट एंड कंट्रोल करते हैं किस चीज को, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को। ओके ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी वर्ड के अंदर ही आंसर है। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट कितने पब्लिक खर्चे करेगी, कितना टैक्स लगाएगी, लोगों की कितनी उधारी है, जो गवर्नमेंट खर्च नहीं करती, रोड बना रही है अपने आप, तो इसको ये सब कुछ किसके तहत होता है, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी, पैसों को लेकर आरबीआई बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी, कितना इंटरेस्ट रेट रखना है, कितने पे लोन देना है, सब कुछ। बस इसका तो वर्ड में आंसर है मॉनेटरी, मतलब पैसों को लेकर। ओके, एक क्या हो गया, इंडस्ट्रियल ओके था, फिस्कल में पब्लिक कितना खर्चा करेगी, कितना टैक्स लगेगा। थर्ड क्या हो गई, मॉनेटरी। फोर्थ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि बाहर के सेक्टर में कितना कितना इन्वेस्ट करना है। फिफ्थ में क्या हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना होगा। अच्छा था, गवर्नमेंट हमें एक्सपोर्ट करने को एनकरेज करती है, डिस्करेज करती है, इतना सोच करो, एनकरेज। क्यों, क्योंकि फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ आएगी, और इंपोर्ट को ना बोलते क्यों, हमारी करेंसी बाहर जाएगी, तो इसको हम एग्जिम पॉलिसी भी बोलते हैं। पक्का। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, गवर्नमेंट हमेशा एक्सपोर्ट को कहीं पर लिख लो, चाहे लिखा भी हुआ है, इट एम टू इंक्रीज एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करती है। अभी पता हमने आत्मनिर्भर भारत, कि सब कुछ भारत में ही बने। जब कोविड में सारे देशों ने सब कुछ बंद कर दिया था, तो अगर सारी प्रोडक्शन हमारे देश में होगी तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। आत्मनिर्भर भारत, वेयर इंपोर्ट्स आर डिस्करेज एंड एक्सपोर्ट्स आर एनकरेज। इंडिया क्या हो, सेल्फ रिलायंट हो। पक्का ना, डन। अभी तो बाकी है, अब 31 पेजेस से 22 पे है। ये बता। नेक्स्ट पे आ गया।
अब पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट के 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला क्या है? गवर्नमेंट, बस आपको और कुछ मत टिक करना। अगला क्या है? आपका लीगल, जैसे न्यू GST आ गया तो सब कुछ इन्फ्लुएंस हो गया, पक्का ना? गवर्नमेंट पॉलिसीज ओके है ना? हर एक इंसान वहां उस कंट्री में काम करना चाहता है जहां पे क्या हो? साउंड लीगल सिस्टम हो। तो कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं ये देखने के लिए कि हम कहाँ काम करें। गवर्नमेंट को देखो, उनके प्लान्स क्या हैं, लीगल देखो, और थर्ड क्या है? पॉलिटिकल देखो। बस ये इतना कि पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट के 3 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से मेरे बेटा? गवर्नमेंट, लीगल और पॉलिटिकल। जब आपका सोशियो कल्चरल की बात होगी ना, तो हर चीज देखना, आपकी फैमिली के बारे में, एजुकेशन के बारे में, सोशल वेलफेयर के बारे में, सोसाइटी एज अ होल की बात होती है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में किसकी होती है बात? टेक्नोलॉजी की। आए दिन टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना। मैं जान मुझ के टिक नहीं करूंगा कैसे? मैं टिक ओके। टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, कोई ऐसी लाइन नहीं होती। ग्लोबल एनवायरनमेंट होता क्या है? पूरे देश वाइज, कंट्री वाइज काम कैसे कैसे हो रहा है, ग्लोबल एनवायरनमेंट, पक्का? अब ये भी इंपॉर्टेंट है। एक इंसान कौन था जिसने क्या करा? पेस्टल एनालिसिस। उसने भी इन फैक्टर्स को ही देखा, उसने बोला ये फैक्टर्स ही इंपॉर्टेंट हैं। पेस्टल, P स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, E इकोनॉमिकल, पक्का? तो पेस्टल फैक्टर्स को, पेस्टल को हम और क्या बोलते हैं? हम ये एनवायरनमेंट को मॉनिटर करता है, देखने का एक एनालिसिस है। इसको हम बोलते हैं क्या? पेस्ट एनालिसिस भी बोलते हैं। तो पता ही है हमें, पेस्टल को बोलेंगे क्या? एनवायरनमेंट को ही तो एनालाइज करवा रहा है ये, चाहे SWOT हो चाहे पेस्टल हो। इनके काम क्या है? एनवायरनमेंट को एनालाइज तो करना है इनको बस। और वही पॉलिटिकल फैक्टर, वही सब कुछ। कुछ मत टिक करना। हाँ, ये टिक करना पड़ता है मुझे, पेस्टल का मैट्रिक्स। ये 3-4 एग्जाम्पल देख के बोल देगा, बताओ ये किस में आएगा? पॉलिटिकल में आएगा। जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई, पॉलिटिकल प्रिंसिपल हो गए, टैक्सेशन के बारे को पॉलिटिकल बोलते हैं गवर्नमेंट। इकोनॉमिक में क्या क्या हो गई, इसको रीड करना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, ये किस में आते हैं? इकोनॉमिकल में। थर्ड आपका सोशल में क्या क्या आते हैं? लाइफ साइकिल ट्रेंड, कंज्यूमर ब्रांड। टेक्नोलॉजिकल में क्या क्या आते हैं? टेक्नोलॉजी वगैरह आती है। इसको पेस्टल की मैट्रिक्स पढ़नी पड़ेगी। आपके लीगल में क्या क्या आते हैं? एम्प्लॉयमेंट लॉ, कंपटीशन लॉ, हेल्थ सेफ्टी लॉ। एनवायरनमेंट में क्या क्या आते हैं? एनवायरनमेंट को लेकर आते हैं। ओके हो? अब देखो अच्छा ये बताओ, SWOT और पेस्टल में डिफरेंस क्या है? SWOT एनालिसिस और पेस्टल में, SWOT में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों थे और पेस्टल ने बस एक्सटर्नल किया। ये देखो लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा, लिखा हुआ है। कहता है SWOT एनालिसिस के अंदर हमने दोनों फैक्टर्स को देखा था, एंटायर एनवायरनमेंट को देखा था। स्ट्रेंथ वीकनेस जो कि क्या थी? इंटरनल। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या थी? आउटसाइड। पेस्टल ने खाली किसको देखा? एक्सटर्नल मैक्रो को। देयरफॉर देखा जाए तो SWOT क्या है? बड़ा है, ब्रॉडर है। किससे बड़ा है ये? पेस्टल से, पता ना? पेस्टल ने खाली एक्सटर्नल को देखा, SWOT ने बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल को देखा। लास्ट पॉइंट पे आ जाऊं। अब हम कैसे एनवायरनमेंट को चेंज होते हैं, आई गेस ये लास्ट टॉपिक होगा ना। कैसे हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को रिस्पॉन्स करते हैं, चेंज करते हैं। पहला क्या है? इंटरनल रिस्पॉन्सेस। इंटरनल रिस्पॉन्सेस का मतलब है, पहला हम जो चेंज करते हैं वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। इसमें फीलिंग क्या आती है आपको? व्हाट डू यू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेटेशन? मतलब एडमिनिस्टर करना, सुपरवाइज करना। जब हम एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं ना, तो फिर अब कहते हैं चलो 2-3 लोगों को और हायर करो,
जो इन काम को सुपरवाइज करेंगे। अब अगर हमने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तुम्हारा काम नहीं होगा। जैसे इस समय अच्छा चलो, अगर मैं अपने बिजनेस के पॉइंट से कहूँ, कोचिंग वाले की बात कहूँ, तो ठीक है, हमें कोई ऐसा बंदा रिक्वायर्ड है जो आपको रोज टेस्ट ले पाए। ओके, मतलब हमें कोई मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, जब बड़े ब्रांड पे काम होता है, जब हम बड़े बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, तो हमें देखना होता है कि हम कैसे एनवायरनमेंट को देख के खुद को चेंज कर पाए। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कैसे हम लोग सुपरवाइज करेंगे। हमें स्कूल में और स्टाफ लेकर आना है, ये टाइम बहुत अच्छे बच्चे बहुत आएंगे। ओके, तो हम कैसे कैसे खुद को चेंज कर, अच्छा ये सारे क्या हैं, इंटरनल रिस्पॉन्सेज हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कैसे हम खुद को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। पहला क्या है, इंटरनल में ए क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स में क्या क्या होता है, दिस इंक्लूड, इसमें क्या क्या आएगा, मिशन चेंज करते हैं। पहले हमारा मिशन ये था, अब थोड़ा ये हो गया है। हम अपने ऑब्जेक्टिव को और डेवलप करते हैं, पॉलिसीज और बनाते हैं, बजट और बनाते हैं। पक्का, अपने मिशन को आपका रिवाइज करना, ऑब्जेक्टिव को रिवाइज करना, ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स के। डन। अब कॉम्पिटेटिव रिस्पॉन्स क्या होता है, एनीवन, कॉम्पिटेटिव रिस्पॉन्स क्या है, जैसे एग्जाम्पल देखो, कॉम्पिटेटिव मतलब हमारा कंपटीशन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना। कहता है एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कस्टमर की लॉयल्टी होती है उसके साथ, इससे हमें मिलता क्या है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। जैसे एप्पल एनवायरनमेंट के चेंज होने के बावजूद खुद को आराम से काम कर पाता है। तो अगर तुम्हारा प्रोडक्ट डिस्टिंक्टिव है, अलग है, तो कोई भी इंसान उससे आसानी से खरीदेगा। कोई लाइन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पक्का ओके हो ना। तो 3 चेंजेस, एक क्या आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज आते हैं, मतलब कि आप अपने मिशन को चेंज करते हो, आप अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज कर रहे होते हो, पॉलिसीज को चेंज कर रहे होते हो। बी क्या है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज करना, कुछ मत टिक करना, कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट। थर्ड क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्स, मिल के सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, टिक करना। इसमें क्या क्या आता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्स में क्या कहेगा, हम बार्गेनिंग करते हैं। देखो, अगर जब पहली बार जब गोल्ड पे जब एक्साइज ड्यूटी ना एक वर्ड होता है, पहले क्या था, इंडिया में कोई प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें एक्साइज ड्यूटी चार्ज होगी, तो सारे गोल्ड वालों ने स्ट्राइक करी थी। खाली मैं दुकानदार नहीं, ये दुकानदार सब ने, तो उन्होंने मिलकर किया क्या, कलेक्टिव रिस्पॉन्स किया। चाहे हम सब कॉम्पिटिटर्स हैं आपस में, पर सब ने मिलकर स्ट्राइक करी, धरने बैठे। पक्का, उसे हम लोग कहते हैं क्या, कलेक्टिव रिस्पॉन्स का मतलब बार्गेनिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, कोऑपरेटिंग। हमने जॉइंट वेंचर बनाए, फेडरेशन बनाई, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाए, एक ग्रुप बनाया, चलो मिलकर इसे हटाते हैं। जब 2 कंपनियां एक हो जाती हैं कंपटीशन को मीट करने, अच्छा ये देखो आपके हीरो होंडा अलग अलग हो गए ना, मान लो हीरो होंडा फिर एक हो जाए, तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव रिस्पॉन्स मार्केट को मीट करने के लिए। जब हम स्ट्राइक पे बैठे तो हम सब एक हो गए, उसे हम लोग कहते क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्स। कलेक्टिव का मतलब तुम अकेले अपने दुकान की बात नहीं हो रही है, सारी दुकानें एक हो गई, सारी इंडस्ट्री एक हो गई कि हम तो ये काम करेंगे। पक्का ना। तो कहता है कलेक्टिव रिस्पॉन्स में क्या क्या आता है, बार्गेनिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, कोऑप्टिंग, मतलब जॉइंट वेंचर, फेडरेशन, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, इन सबको हम लोग कहते हैं क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्स। पक्का, डन। नेक्स्ट पे आ गया, अच्छा साथ लिखा हुआ है कि देखो, व्हेन 2 और मोर बिजनेस, जब 2 दुकानें साथ में काम करती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्स। बात ही एंड हो गई। पक्का है, डन। तो 3 टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं। एक क्या है यार, एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें क्या क्या आ गया, मिशन को चेंज करना, ऑब्जेक्टिव को चेंज करना, पॉलिसीज को चेंज करना। बी क्या है, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। सी क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्स, मर्ज करना, कंसोर्टियम बनाना, स्ट्रेटेजिक अलायंस करना, जॉइंट वेंचर बनाना, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, नेक्स्ट आ गया। और सेकेंड चेंज कौन से होते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या है, होलिस्टिक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रिस्पॉन्स। पहला चेंज इसमें क्या है, पहला इसमें अप्रोच क्या है, लीस्ट रेजिस्टेंस। व्हाट यू मीन बाय लीस्ट रेजिस्टेंस, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो बेपरवाह होती हैं, अरे होता रहे चेंज, लीस्ट
रेजिस्टेंस, हम ना कर रहे चेंज। लीस्ट मतलब सबसे कम वो खुद को चेंज करती हैं। लीस्ट रेजिस्टेंस वो कहती हैं जो चेंज हो रहा है होने दो। क्या वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। जैसे कि BSNL तो साफ साफ लिखा हुआ है। कुछ ऐसे बिजनेस हो, देखो, दे आर सिंपल गोल मेंटेन, उनका सिंपल गोल है। दे आर वेरी पैसिव इन बिहेवियर। पक्का? ओके। जैसे BSNL कहती है मैं तो ना compete कर रही, कोई स्ट्रेटजी नहीं है चेंज करने की, जो चल रहा है वो चलते रहने दो। लीस्ट रेजिस्टेंस। अभी ठीक है, ठीक, ओके। तो ए पॉइंट क्या क्या था आपका? लीस्ट रेजिस्टेंस, सब कुछ छोड़ दो। सेकंड क्या है? प्रोसीड करो बट विद कॉशन, आगे बढ़ो बट विद कॉशन। वो कौन है? एयरटेल। प्रोसीड, आगे बढ़ते रहेंगे पर एनवायरनमेंट को देखते देखते, हल्के हल्के, सहमे सहमे से। पक्का? ठीक है ना? वर्ड में तो आंसर है प्रोसीड विद कॉशन। एयरटेल हो गया। पक्का हो क्यों ना? ये तो वर्ड में ही तो है। और थर्ड क्या हो गया? डायनामिक रिस्पॉन्स। ओफो, पूरा काम ही चेंज कर दिया, एनवायरनमेंट को देखते अपने आप को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। डायनामिक रिस्पॉन्स। इसमें कौन आ गया? आपका रिलायंस जियो। 4G की आदत कहाँ से आई थी? किससे आई थी ना? ये होता ओके हो ना? तो 3 टाइप के रिस्पॉन्स। एक क्या होता है? लीस्ट रेजिस्टेंस, जो हो रहा है बेपरवाह, मुहिम पढ़ते रहो जिसको पढ़ना है, हु केयर्स। प्रोसीड करेंगे विद कॉशन, तो रिया प्रोसीड करेंगे पर हल्के हल्के, सोच सोच के। एग्रेसिव नहीं बोलूँगा आपको मैं। और कुछ लोग कहते हैं लीस्ट रेजिस्टेंस नहीं करेंगे भी है। एग्रेसिव कोई नहीं, हमारे बैच में कोई एग्रेसिव डायनामिक रिस्पॉन्स वाला नहीं है। आप भी प्रोसीड विद कॉशन, लवीश भी प्रोसीड विद कॉशन, बहुत लोग प्रोसीड विद कॉशन में आते हैं। लीस्ट रेजिस्टेंस में मोइन आता है कि जो करना कर लो, आदि शायद उसमें आता है, लीस्ट में आता है, और चेंज ही नहीं होंगे। एग्रेसिव तो बहुत कम नहीं कोई, मतलब मेरे को मतलब रिया और लवीश और मुकुल कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ बहुत तेज होना चाहिए, नहीं होते। हम लोग हल्के खेलते हैं, हल्के हल्के खेलेंगे ना। ओके, पक्का ओके है यार? डन ना? ठीक है, ओके। व्हाट डू यू वांट? सारे ऑब्जेक्टिव कराऊँ ना? क्या एक बार खुद करना चाहोगे? हाँ हाँ, मैं वही कराऊँ। खुद करोगे तो देखो तो क्वेश्चन क्या क्या है। 33 देखना। What does the word E stands for? सारे माइक्रो हैं एक्सेप्ट, सारे माइक्रो हैं एक्सेप्ट। अब एक बार याद कर लोगे तो हो जाएगा। सारे मैक्रो हैं एक्सेप्ट। पक्का? मेरे काम करोगे? इधर देखो, 10:48 हुआ है, 10:48 हुआ है, 11:15 तक चैप्टर की थ्योरी पढ़ लो, फर्स्ट चैप्टर एंड करने जा रहा हूँ। आगे समझ? 11:15 फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हैव अ रीड ऑन थ्योरी प्लीज। आधा घंटा थ्योरी पढ़ लो इसकी। एक बार थ्योरी पढ़ के ना और समझ आएगी और चीज़ें आपको याद होंगी, तो ऑब्जेक्टिव स्पीडली सॉल्व हो जाएंगे। पक्का? बैठ जाओ अलग अलग। नहीं, इस चैप्टर जो पढ़ाया है ना, इसकी थ्योरी पढ़ लो। 11:15 बजे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। थ्योरी नहीं पढ़ाई ना, फिर से आपने नहीं पढ़ी तो सारे मेरे वर्ड्स बेकार हो जाएंगे।